तो देखिए, कुल मिलाकर के मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं। पहला विजिट परंपरागत तौर पे भारत करना होता है, लेकिन वो टर्की जाते हैं और अब वो चाइना से लौट के आने के बाद एक कड़ा फैसला लेते हुए सुनाई देते हैं। कहते हैं कि जितने सैनिक मालदीव में तैनात हैं वो वापस इंडिया आ जाएं। मार्च तक की मियाद दी है उन्होंने। चीन की हवा खाकर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को आंखें दिखाई हैं। मोइज़ू ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट जैसा नारा देने वाले मोहम्मद मोइज़ू की सरकार ने भारत से 15 मार्च तक मालदीव में तैनात अपने सैन्य कर्मी वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत और मालदीव के बीच रविवार को कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद मालदीव की तरफ से दावा किया गया कि दोनों पक्ष मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर सहमत हैं। मालदीव में इस वक्त करीब 70 भारतीय सैनिक हैं। कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं जो हिंद महासागर की निगरानी के अलावा मालदीव के लोगों के लिए आपदा राहत के साथ ही मेडिकल हेल्प भी पहुंचाते हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। बताया गया है कि मानवीय और चिकित्सीय सेवाएं देने वाले इंडियन एविएशन प्लेटफॉर्म्स के संचालन पर दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधान खोजने पर बात की है। दोनों देश जल्द अगली बैठक के लिए राजी हैं। लक्षद्वीप को लेकर मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणियों के बाद से शुरू हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदिवासियों के लिए बड़ी सौगात, बड़ी योजना, एक वादा कहिए पूरा करने वाले हैं। जहां जनमन योजना के तहत आज पहली किश्त जारी की जाएगी और बड़े पैमाने पर इसके लाभार्थी आदिवासी होंगे। विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन, यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर। आदिवासी समुदाय के आर्थिक सामाजिक उत्थान की कवायद को और धार देते हुए पीएम मोदी ने पिछले साल झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का ऐलान किया था और आज पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमजी के तहत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। करीब 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम जनमन में 9 मंत्रालयों की योजनाएं शामिल की गई हैं। मकसद पीवीजीटी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों को आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच देकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। तो देखिए, एक तरफ राम मंदिर बन रहा है तो मस्जिदों को लेकर के इनसिक्योरिटी वाले बयान सामने आ रहे। किस तरफ से? AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मस्जिद की सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या कह दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। अल्लाह के घर की इबादत करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के मस्जिदों को आबाद रखना हमारी जिम्मेदारी है। मदरसे इस्लाम के किले हैं, इसको मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से, जो हमारी मस्जिदों से अदाओं को खत्म कर रहे हैं, जो हमको इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, नाम लिए बिना इशारों में बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और मौजूदा सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। बात करते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा, जहां पर आज ये यात्रा दाखिल होगी कहां? नागालैंड में। कल से इस यात्रा की शुरुआत और किस तरीके से राहुल गांधी गरजे बरसे, साथ में बीजेपी का किस तरीके से निशाना प्रियंका के ना होने पर साधा गया, इस रिपोर्ट में समझते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये तस्वीर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मणिपुर के थौबल में एक टी स्टॉल पर पहुंचने और स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है।
एक और राहुल गांधी हमलावर हैं तो बीजेपी की ओर से भी जोरदार पलटवार किया गया। दावा बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर किया। लिखा, राहुल और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अनबन अब खुलकर सामने आ गई है। जब मणिपुर में कांग्रेस के सबसे छोटे नेता भी कतार में मौजूद थे, तब भी वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी को यूपी के प्रभारी पद से हटाए जाने का भी जिक्र किया। चलिए अब बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की, जहां उनके सपने में कभी श्री कृष्ण आ जाते हैं, कभी मुलायम सिंह आ जाते हैं। इस बार उनके सपने में भगवान श्री राम आए हैं और एक काम करने से उन्होंने मना किया उन्हें। क्या है वो काम, देखिए इस रिपोर्ट में। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की माने तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान राम नहीं आ रहे हैं और ये बात उन्हें खुद भगवान राम ने बताई है, उनके सपने में आकर, जिसका जिक्र उन्होंने एक सभा में मंच पर खड़े होकर किया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को ये लोग खंडित कर रहा है। भारत माँ के 4 पुत्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अभी क्या इन लोग जो कर रहा है भाई भाई को लड़ा के, तो क्या भारत माँ अपना सुखमय जिंदगी जी रही है? जाहिर सी बात है, अगर फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं तो वो महंगी होती है रेल से या सड़क पर चलने से, लेकिन इतने पैसे की टिकट खरीदने के बाद भी कोहरे की वजह से अगर फ्लाइट्स लेट हो और एयरपोर्ट पे इंतजाम ऐसे मिले तो लोगों का गुस्सा सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये नारेबाजी, ये हंगामा उन सैकड़ों मुसाफिरों ने किया जो मौसम की मार और एयरलाइंस की बद इंतजामी से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे रहे। नो कैंसलेशन, नो कैंसलेशन। आप इंटरनेशनल, यू गिव अस बोइंग 777 मिलियन के। ये लोग रविवार शाम 4 बजे से एयरपोर्ट पर फंसे थे। कहने को उनकी शिकायत सुनी भी जा रही थी, लेकिन सिर्फ रस्म अदायगी के लिए। We have the video recording saying I said that. I'm saying I said it. Then why the hell you came again? दरअसल टोरंटो से दिल्ली आई एयर इंडिया की AI0188 फ्लाइट की अहमदाबाद के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल हो गई और अगली फ्लाइट कब आएगी ये भी नहीं बताया गया, और तो और उनका बैगेज भी नहीं दिया गया, जिससे लोगों के सब्र का बांध जवाब दे गए। बात करते हैं मालदीव की। देखिए, चीन की हवा खा करके राष्ट्रपति बोइजू वापस आए और वापस आते ही उन्होंने हिंदुस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा बयान जिसके बाद ये सोचना मुमकिन है इस बात पर भारत राजी होगा या नहीं। वो बात यह है कि 15 मार्च तक मोइजू ने कहा है कि जो भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात थे उन्हें 15 मार्च तक वापस ले लिया जाए। अब इस पर विदेश मंत्रालय के साथ एक मीटिंग होनी है, मंथन होना है। आने वाले वक्त के लिए एक फैसला भी लिया जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। समझिए इस रिपोर्ट से। चीन से लौटते ही मुइजू ने फिर दिखाए रंग। मुइजू की जुबान खुली, भारत को गीदड़ भभकी। मुइजू की चीनी आरज़ू क्या पूरी होगी? लगता है मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू चीन से माल पानी की डील करने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ट्यूशन भी लेकर लौटे हैं। चीन की करीब हफ्ते भर की यात्रा के बाद मालदीव लौटे मुइजू ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। मुइजू के बयान पर ड्रैगन की पूरी छाप साफ साफ नजर आ रही है। चीन के पहले से ही समर्थक रही मुइजू को लगता है जिनपिंग ने सिखा पढ़ाकर भेजा है। मुइजू सरकार के नए फैसले ने दोनों देशों के बीच और खटास बढ़ा दी है। चीन से मुइजू की वापसी के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें आपसी हित के मुद्दे, विकास और आर्थिक सहयोग पर भी बात हुई। दोनों देशों ने रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मालदीव ने भारत को साफ लफ्जों में ये अल्टीमेटम दे दिया
कि वो मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को उनके सभी साजो सामान के साथ 15 मार्च तक वापस बुला ले। दरअसल मोइजू खुलकर भारत के विरोध में आ गए हैं। चीन से लौटने पर माले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान दिए जिनसे साफ है कि वो भारत से रिश्ते सुधारना ही नहीं चाहते। मोइजू ने कहा, मालदीव भले ही छोटा देश हो, मगर इससे दूसरे देशों को हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मोइजू यहीं पर नहीं रुके, ये भी कहा कि यहाँ की पिछली सरकारों के कार्यकाल में एक कुर्सी से उठकर दूसरी पर बैठने के लिए भी दूसरे देश से इजाजत ली जाती थी। हालांकि उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा किसकी तरफ था ये साफ जाहिर हो रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब हिंद महासागर में फैले इस छोटे से टापू देश मालदीव ने भारत को आंख दिखाई हो। जहां जब चीन समर्थक सरकार सत्ता में आई है, भारत से रिश्ते खटास हुए हैं। लेकिन मोइजू कुछ ज्यादा ही तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। माले के मेयर रहे मोइजू इंडिया आउट का नारा देकर ही चंद महीने पहले राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे और सत्ता पर काबिज होते ही भारत विरोधी सुर अख्तियार कर लिया। दोनों देशों के बीच विवाद ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे के बाद वहां की खूबसूरती की तस्वीरें जारी कर देश के लोगों से लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू होने और वहां जाकर पर्यटन का लुत्फ उठाने की अपील की। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर कर दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि मोइजू को अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त तक करना पड़ा, लेकिन मामला थमा नहीं। मालदीव के 3 मंत्रियों की हिमाकत के बाद सैकड़ों भारतीयों ने मालदीव का ट्रिप रद्द कर दिया, तो ट्रैवल एजेंसीज ने भी बुकिंग रद्द करनी शुरू कर दी। चीन से रिश्ते कायम कर मालदीव भले ही खुद को बड़ा समझने लगे, लेकिन उसे ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की अहमियत क्या है। No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. So I would say we have changed. The world's view of us has changed. We should be aware of both of that. भारत के लिए दुनिया का नजरिया भले ही बदल रहा है, लेकिन यहाँ के सियासी दलों के नजरिए में कोई बदलाव नहीं। मालदीव की हिमाकत के लिए यहाँ के सियासतदान सरकार को ही कोस रहे हैं। एक ईमानदार विश्लेषण करें कि नेबरहुड में जो अलग अलग देश हैं उनका रुख किधर है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमने कथनी और करनी का फासला नहीं मिटाया। ये चिंता का विषय होना चाहिए। नेपाल हो, बांग्लादेश भी, मैं कहूँगा मालदीव्स हो, पूरा अगर आप देख लीजिए चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को अंडरलाइन करने की जरूरत है। जो घटनाक्रम मालदीव में हुआ है वो अफसोसजनक है। कोई समय था जब बांग्लादेश, नेपाल, कुछ हद तक पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के साथ हमारे बड़े सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे। दुर्भाग्य है कि इस दौर में लगभग सभी पड़ोसी मुल्कों से हमारी दूरी बनी हुई। ये सच है कि मालदीव भले ही दुनिया भर से अपने रिश्ते बना ले, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत से दूरी बनाकर चैन से नहीं रह सकता। मैं समझता हूँ कि मालदीव को बगैर भारत के मालदीव में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगी। बड़े मूल में भारतीय लोग वहाँ जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स भी भारत के चल रहे हैं और भारत के समर्थन में वहाँ बहुत लोग हैं। चाइना को अब चाइना ने जो कुछ किया श्रीलंका में या पाकिस्तान में, जिस तरह से उन्हीं ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसको सब जानते हैं कि उससे न तो पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ, न चाइना का, न श्रीलंका का। केवल फ़ायदा हुआ तो किसी का चाइना का हुआ है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से वहाँ की आम जनता भी नहीं चाहती। दरअसल चीन के इस तेवर के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। चीन पिछले 1 दशक से मालदीव को आर्थिक मदद दे रहा है। चीन का मकसद इस रिश्ते को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाकर भारत को घेरना है, क्योंकि मालदीव के जरिए चीन हिंद महासागर में अपनी पहुंच बनाना चाहता है। लेकिन मालदीव ड्रैगन की चाल को नहीं समझ पा रहा। मालदीव की जीडीपी 62,334 करोड़ रुपए की है। मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन के कर्ज चुकाने की किस्त में खर्च हो जाता है। मालदीव चीन की कर्ज वाली चाल में फंसता जा रहा है। मालदीव को ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो चीन के चक्रव्यूह में फंसकर सिर्फ आर्थिक कीमत ही नहीं चुका रहा, बल्कि उस पड़ोसी देश से अपने रिश्ते खराब कर रहा है जिसने हर तरह के संकट में उसकी मदद की है।
मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन है और वहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं। लेकिन मालदीव की आंखों पर तो अभी चीन की कर्ज वाली चादर का पर्दा पड़ा हुआ है और ये कब हटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि माले के मेयर से देश का राष्ट्रपति बने मोइजू की जगह विपक्षी दल के नेता एडम अजीम बन गए हैं, जिनकी पार्टी एमडीपी मोइजू के विरोध में खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा में जुट रही भीड़ से कांग्रेस गदगद है, तो वहीं कांग्रेस के लिए आज एक और अहम दिन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जोश भरा हुआ है, लेकिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर वो पशोपेश में है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान तो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा चुका है, लेकिन मामला धर्म से जुड़ा है और चुनावी समय में कांग्रेस को ये भी समझ आ रहा है कि इसका कितना नुकसान हो सकता है। लिहाजा ऐसे में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी आरएसएस पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के राजनीतिकरण का आरोप मढ़ रही है और दूसरी तरफ आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन करेगा। हम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, इसका आशय साफ है कि हमारी न सिर्फ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था है, उनके आदर्श पर, उनके प्रशस्त मार्ग पर हम चलना भी चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने की वजह से राम का नाम ले रही है। कांग्रेस ने शुरू से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताकर इससे दूरी बना ली है। हालांकि इसके लिए उसने कई और दलीलें भी दी। कभी शंकराचार्यों के न जाने तो कभी मंदिर का पूरा निर्माण न होने की दलील दी गई, लेकिन उसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का नफा नुकसान भी मालूम है। लिहाजा सियासी दलीलें ही पेश कर वो बीच का रास्ता बनाने में जुटी हुई है। उधर बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। ये राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर को लेके, ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना ही खतरनाक होता है और कैंपेन के अंदर आप ध्रुवीकरण कर रहे हो, वो भी इलीगल काम है। धर्म का उपयोग करना चुनाव के अंदर भी मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहुत ये कानून के खिलाफ है। नेहरू भी हिंदू विरोधी थे। इंदिरा जी के समय क्या हुआ, के बाद राजीव गांधी के समय क्या हुआ, आज सोनिया गांधी वही कर रही है जो कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी रहा है, वही काम कर रहा है। और हिंदू विरोधी नहीं रहेगा तो फिर स्टालिन के साथ दोस्ती कैसे होगी? स्टालिन के साथ दोस्ती होगी तो सनातन को खत्म करने का एजेंडा कैसे नहीं पूरा होगा? इंडिया के सहयोगी दल भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हमलावर हैं। आरजेडी ने तो गांधी परिवार को देश का सबसे बड़ा राम भक्त बताया है। प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये तो रूप का एक पत्ता है कि बाकी चीजों पे चर्चा नहीं होगी। बस मेरा एक आग्रह होगा कि दुनिया के देशों से आ रहे हैं, गांधी से बड़ा राम भक्त नहीं हुआ। उधर अयोध्या पर जारी सियासी घमासान से दूर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। आज उनकी इस यात्रा का दूसरा दिन है। यात्रा की शुरुआत से ही वो बीजेपी पर हमलावर हैं। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। मणिपुर से शुरू हुई इस यात्रा को कांग्रेस बहुत खास बता रही है। पिछले साल मई से हिंसा की मार झेल रहा मणिपुर अभी भी सियासत का अहम केंद्र बना हुआ है। 8 महीने हो गए, प्रधानमंत्री यहाँ क्यों नहीं आए? आखिर वो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्यों 8 महीने से क्यों डरे हुए हैं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं मणिपुर आते हैं? समझा रहे हैं। ऐसे तो ये दूसरी बार राहुल जी मणिपुर आए हैं, पहले भी आए थे, यहाँ 3 दिन रुके थे।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कांग्रेस नेताओं में फिर से नई जान फूंक दी है। पार्टी के नेता आम लोगों से मिल रहे समर्थन से काफी गदगद दिख रहे हैं। और जिस भाव से शुरू हुआ है कि हमारा देश, सब लोग देश में आपस में भाईचारे से, प्यार से, प्रेम से देश आगे बढ़े, ये देश में आपसी सद्भाव का एक वातावरण बने, हर वर्ग के साथ न्याय हो, तो ये आज बहुत अच्छी एक यात्रा की शुरुआत की गई है राहुल जी द्वारा। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मणिपुर में जो उत्साह लोगों में देख रहा था मैं, जो लोगों के अंदर एक नफरत सी फैल गई थी, आज वहाँ पे मुझे एकता का दरिया तैरता दिखाई पड़ा। ये यात्रा की सफलता की गारंटी है। राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि इसको हम पूरा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है और मैं इस बात की दुआएं भी देता हूं कि यात्रा सफल हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी तंज कसने में भी पीछे नहीं है। यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राहुल और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। प्रियंका और राहुल की लड़ाई सड़क पर आ गई है। राहुल की यात्रा में प्रियंका नहीं आई। न्याय यात्रा में राहुल गांधी तेलंगाना के नंबर प्लेट वाली बस से सफर कर रहे हैं। इसे वहां के सीएम ने भेजा है, जिस पर बीआरएस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस भी अपनी चुनावी रणनीति में लगी हुई है। एक तरफ उसके स्टार प्रचारक और पार्टी का अहम चेहरा राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए भारत जोड़ने के मिशन पर हैं, तो इंडिया गठबंधन में जारी घमासान को खत्म कर सीट शेयरिंग पर भी पार्टी जुटी हुई है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उपजे विवाद के बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन में जारी उठापटक और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने के बाद उठे विवाद का कैसे समाधान करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मायावती का आज जन्मदिन है। लखनऊ में इस मौके पर उनके हजारों समर्थक जुटने जा रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि मायावती हर बार की तरह इस बार भी अपने जन्मदिन पर कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकती है। क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? क्या कोई नया मोर्चा खड़ा करेंगी? ये सवाल है और इसका जवाब हो सकता है आज मिले। ये तय है कि राजनीतिक सरप्राइज होगा आज। क्या होगा मायावती का बर्थडे सरप्राइज? लोकसभा चुनाव पर हो सकता है बड़ा ऐलान। गठबंधन करेंगी या अकेले लड़ेंगी चुनाव? कहते हैं सियासत में किसी की बात और किसी का साथ स्थायी नहीं होता, और भला बीएसपी अध्यक्ष मायावती के मामले में तो ये कई बार देखने को मिला है। चाहे वो यूपी का विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीएसपी किस पाले में चली जाती है इसका आखिर तक किसी को अंदाजा नहीं लग पाता। और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर मायावती का फैसला क्या होगा। सियासत की अहम धुरी रही मायावती का आज जन्मदिन है और इस मौके पर वो कई बार सरप्राइज कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में अब महज चंद दिन बाकी हैं। सभी दल अपनी रणनीति में लगे हैं, लेकिन मायावती अभी चुप्पी साधे हैं। उनका रुख क्या होगा ये अभी सामने नहीं आया है। लिहाजा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लखनऊ में उनके जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वो बड़ा ऐलान कर सकती हैं। बीएसपी का गढ़ यूपी माना जाता है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। लिहाजा यूपी की अहमियत सभी समझते हैं। इसलिए मायावती को इंडिया में शामिल करने के लिए कांग्रेस की कोशिशें जारी है। यूपी के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए अविनाश पांडे लगातार बीएसपी के संपर्क में हैं। हालांकि अखिलेश यादव को सीटों को लेकर थोड़े असमंजस में हैं, लेकिन वो भी बीएसपी की अहमियत को जानते हैं और थोड़ा लचीलापन रुख भी अपनाए हुए हैं। तभी तो उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से मायावती पर संभल कर बयान देने का निर्देश दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया में शामिल होगी बीएसपी? क्या ओवैसी के साथ खड़ा करेंगी तीसरा मोर्चा? अगर मायावती यूपी में अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो बीजेपी के लिए राह आसान हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर मायावती पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी, तो यूपी में अखिलेश, राहुल और जयंत चौधरी की तिकड़ी को करारा झटका लग सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया था कि मायावती जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ती हैं तो उन्हें फायदा होता है, और अगर इस बार उन्होंने एआईएम-आईएम से गठबंधन किया तो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर इसका बड़ा असर दिख सकता है। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, कैराना, मुरादाबाद, संभल और अलीगढ़ ये वो सीटें हैं जहां दलित मुस्लिम वोटर 30% से ऊपर हैं।
और इन सीटों पर पिछले चुनाव में बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यूपी के पूर्वांचल में घोसी और गाजीपुर के साथ साथ आजमगढ़ ऐसी लोकसभा सीट है जहां मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जाते हैं। अगर इसमें दलित वोट भी जुड़ जाएगा तो मायावती यहां बड़ा खेल कर सकती हैं। इन सीटों पर अगर वो खुद भी न जीत पाई तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की हार की बड़ी वजह बन सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी मायावती के साथ आने को तैयार होंगे? अगर मायावती जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया जाता है मोदी के सामने, तो मुझे यकीन है कि वो बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी। कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करने से वो हमारे लिए सम्मानित हैं और हम मुसलमान भी उनका सम्मान करते हैं और हम मुसलमान उनके साथ खड़े हो जाएंगे। बीएसपी के कुछ सांसदों ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मायावती से माफी मांग ली जाए और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो वो इंडिया में शामिल होने पर विचार कर सकती हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन यूपी में और मजबूत हो जाएगा। मायावती अपने सियासी पत्ते तब खोलती हैं जब चुनाव बेहद करीब आ जाता है। आज उनका जन्मदिन है और कई बार देखा गया कि वो अपने जन्मदिन पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं को संदेश भी देती हैं। ऐसे में इस बार वो जो भी संदेश देंगी वही उनका अंतिम फैसला माना जाएगा। अगर आज अपने जन्मदिन पर उन्होंने इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के लिए नरमी नहीं दिखाई तो माना यही जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इस गठबंधन को करारा जवाब देने के लिए उतरने वाली हैं।